नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी कौन है और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के होने वाले चुनाव की, और साथ ही बात करेंगे बीजेपी और उसके टॉप ब्रास द्वारा नगर निगम चुनाव में वह क्या कर रहे हैं। यह चुनाव चर्चा का विषय बन गया है। इस समय भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता है? अक्सर जो लोग यह सवाल करते हैं कि भारतीय मुसलमानों की लीडरशिप की कमी है, उसके लिए औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज़ जलील का सीधा एक सटीक जवाब है। AIMI के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भारतीय मुसलमानों के सलारे मिल्लत हैं, यानी कि मुसलमानों के एक छत्र नेता हैं। उनकी राजनीति मुख्य रूप से मुसलमान और दलितों जैसे अल्पसंख्यकों के आसपास केंद्रित है। ओवैसी अपनी राजनीति के कारण और अपने भाषणों के कारण विवादों और खबरों में रहते हैं। इसके अलावा यदि आप उनकी विचारधारा के बारे में बात करेंगे तो वह हमेशा सरकारी नौकरियों और शिक्षक संस्थानों में पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण की समर्थन करते हैं और बात करते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि वह हिंदुत्व के विरोधी हैं, पर हिंदुओं के खिलाफ वह नहीं है। हैदराबाद संसदीय सीट से ओवैसी 4 बार से सांसद हैं और 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की स्नातक की पढ़ाई करने के बाद वह उच्च अध्ययन के लिए लंदन चले गए थे। उन्होंने लंदन के लिंकन इन से बैचलर ऑफ लॉ और बैरिस्टर ऑफ लॉ का अध्ययन किया। वह अधिवक्ता बन गए। सांसद और मीडिया में उनकी तार्किक शक्ति और सिलसिलेवार दिए गए भाषणों में उनके बैरिस्टर होने का नज़रिया सामने आता है। आमतौर पर उन्हें असद भाई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1994 में विश्व ट्रॉफी में तेज गेंदबाज के रूप में दक्षिण क्षेत्र के क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था और बाद में दक्षिण क्षेत्र के विश्वविद्यालय टीम में भी चुने गए थे। उनकी तेज गेंदबाजी का असर आज भी उनके विरोधियों के लिए दिए गए जवाबों में नज़र आता है। MIM लगभग 80 वर्ष पुराना संगठन है, जिसकी शुरुआत एक धार्मिक सामाजिक संस्था के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में वह एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बन गई जिसके नाम पर हैदराबाद के इतिहास का एक अटूट हिस्सा बन गया है। गत 5 दशकों में मजलिस और को चलाने वाले ओवैसी परिवार की शक्ति रफ्ता रफ्ता इतनी बढ़ गई है कि हैदराबाद पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण है। वर्तमान में तेलंगाना राज्य विधानसभा में उनके सदस्यों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है और विधान परिषद में भी उनके 2 सदस्य हैं। हाल ही के बिहार चुनाव में 5 MLA चुने गए और महाराष्ट्र में भी 2 विधायक और 1 MP है। हैदराबाद लोकसभा की सीट 1984 से उन्हीं के कब्ज़े में है और उन्होंने 2013-14 में हैदराबाद नगर निगम का मेयर पद भी इसी पार्टी के खाते में डाल दिया था। AIMIM भारत के तेलंगाना राज्य की एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जिसकी जड़ों में जमायत-ए-इत्तेहाद मुस्लिम MIM से है, जो कि 1927 में ब्रिटिश भारत के हैदराबाद स्टेट में स्थापित हुई थी। मजलिस के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा 1928 में नवाब मसूद नवाज़ खान के हाथों इसकी स्थापना से लेकर 1948 तक, जबकि यह संगठन हैदराबाद का एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने की वकालत करता रहा था। इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में हैदराबाद के राजनेता सैयद कासिम रिजवी भी शामिल थे, जो राजकर नाम के हथियारबंद हिंसक संगठन के सरगना भी थे। MIM को खड़ा करने में इन राजकारों की अहम भूमिका थी। इस पर 1948 में हैदराबाद स्टेट के भारत में विलय होने के बाद भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। और इसका दूसरा भाग जो 1957 में इस पार्टी के बहाली के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने नाम के आगे ऑल इंडिया शब्द जोड़ दिया और संविधान को भी बदल दिया। कासिम रिजवी ने, जो हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार की कार्रवाई के समय मजलिस के अध्यक्ष थे, को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उनको पाकिस्तान चले जाने के लिए रास्ता दिया गया और उन्होंने जाते वक्त अपनी पार्टी की बागडोर एक मशहूर वकील अब्दुल वहाब ओवैसी के हवाले कर दिया। उसके बाद यह पार्टी इसी परिवार के हाथों में चली गई। अब्दुल वहाब और उसके बाद सलाहुद्दीन ओवैसी इसके अध्यक्ष बने और मृत्यु के बाद
अब उनके पुत्र असुद्दीन ओवैसी इस संस्था के अध्यक्ष और सांसद हैं, जबकि उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। इस परिवार और मजलिस के नेताओं पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह अपने भड़काऊ भाषणों से हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर मजलिस के समर्थक उसे भारतीय जनता पार्टी और उसके हिंदू संगठनों के जवाब देने वाली शक्ति के रूप में इनको देखते हैं। AIMIM ने अपनी पहली चुनावी जीत 1960 में दर्ज की थी, जबकि सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद नगर पालिका के लिए चुने गए और फिर 2 वर्ष के बाद विधानसभा के सदस्य के रूप में मजलिस की शक्ति को लगातार फिर बढ़ाते चले गए। कई बार इस पार्टी पर एक सांप्रदायिक दल होने का आरोप लगता रहा, लेकिन आंध्र प्रदेश में वही राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और तेलुगु देशम दोनों ने अलग अलग समय में इनके साथ अपना गठबंधन रखा। अब चलते हैं इतिहास के पन्नों की ओर। जब इंटरिम सरकार के लिए 1946 में चुनाव हुआ तो उसके चुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया। कांग्रेस ने 91% गैर मुस्लिम मतों को प्राप्त किया। सेंट्रल असेंबली में 102 में से 59 सीटों पर उन्होंने कब्जा जमाया। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़ लगभग सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में भी कांग्रेस को बहुमत मिला, जहां की मुस्लिम लीग दावा कर रही थी कि यह पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। इस चुनाव में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन आश्चर्यजनक रहा। उन्होंने 86.6% मुस्लिम वोट लेकर सबको चौंका दिया। मुस्लिम लीग ने 30 आरक्षित जो स्थान थे मुसलमानों के लिए, उसमें से 30 पर कब्जा कर कर सबको चौंका दिया। साथ ही 493 जो सीटें मुसलमानों के लिए विधानसभाओं में आरक्षित थी, उसमें से 423 पर विजय प्राप्त की और यह उनको बता दिया कि वह अकेली पार्टी है जो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने इसके साथ में प्रांतीय चुनावों में बंगाल और सिंध पर भी अपना बहुमत प्राप्त किया। 1937 के चुनाव के विरुद्ध इस बार मुस्लिम लीग मुसलमानों की मुख्य पार्टी बनकर उभरी। अखंड भारत बनते समय 3 राज्यों ने बहुत सिर दर्द दिया। वह थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर और जूनागढ़ को तो भारत सरकार ने किसी तरह से अपने में विलय कराने का तरीका ढूंढ लिया, पर हैदराबाद के नवाब के सामने जंग हुई, क्योंकि उनका मानना था या तो हमें पाकिस्तान में मिलने दिया जाए या हमें एक स्वतंत्र राज्य की तरह विकसित होने दिया जाए। जब नवाब ने सरदार पटेल के सामने समर्पण कर दिया, लेकिन उनके कोने में यह एक चिंगारी दबी रही कि हम पर आपने दबाव डालकर इसका विलय कराया है। शायद आज भी उसके कहीं ना कहीं चिन्ह नज़र आते हैं। अब आते हैं हैदराबाद नगर निगम पर। 7,000 करोड़ रुपए के बजट वाले हैदराबाद नगर निगम में कुल 150 सीटें हैं। 74,04,286 वोटर हैं और 625 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ 52.09% पुरुष और 47.9% महिलाएं मतदाता हैं। याद रहे, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कार्यकाल 10 फरवरी को समाप्त हो रहा है और यह 1 साल का होता है। संदर्भ रहे कि इस बार मेयर जनरल महिला कोटे से होगी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति 2 सीट जिसमें से 1 महिला होगी, अनुसूचित जनजाति की 10 सीटें जिसमें से 5 महिलाएं होंगी, BC की 50 सीटों में से 25 महिलाएं होंगी, जनरल महिला जो होंगी वो 44 सीट पे होंगी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी 44 सीट, कुल जो इसका नंबर है 150। इस चुनाव में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। यह पहली बार नहीं है कि इससे पहले भी महिलाएं हैदराबाद नगर निगम की मेयर बन चुकी हैं। इससे पहले रानी कुमुदी देवी, सरोजनी पुल्लव रेड्डी और बांडा कार्तिक रेड्डी मेयर रह चुकी हैं। 2016 में हुए पिछले निगम चुनाव में TRS को 150 में से 99 सीटें मिली थीं और ओवैसी की AIMIM को 44 सीटें प्राप्त हुई थी। BJP को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 2 और TDP को केवल 1 ही मिली थी। इतिहास बताता है कि हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में राज्य के सत्ताधारी पक्ष की ही हमेशा जीत हुई है। दोस्तों, मैं यहाँ बताना नहीं भूलना चाहता कि यह चुनाव EVM पर नहीं हो रहा। इस बार ये कागज़ के बने हुए मतपत्र चुनाव पेटी में जाएंगे और फिर उनकी गिनती होगी।
वैसे तो भूपेंद्र यादव को अनेक राज्यों और लोकसभा के चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है, पर यह उनके लिए पहली बार है कि किसी एक नगर निगम के चुनाव के लिए उनको पर्यवेक्षक बनाकर और जिम्मेदार बनाकर भेजा गया कि आपको गेटवे ऑफ साउथ को खोलना है। इसी से ये साफ होता है कि बीजेपी हैदराबाद में असरदार प्रदर्शन के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। जानकारों का कहना है कि हैदराबाद नगर निगम के ज़रिए बीजेपी तेलंगाना विधानसभा में बहुमत पाने के लिए अपने कदम बढ़ा रही है। बीजेपी ने इस बार तेलंगाना में अपने 4 सांसदों के अलावा तेज तर्रार युवा मोर्चा अध्यक्ष और कर्नाटका के लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या को प्रचार की कमान सौंपी है। प्रचार के दौरान सूर्या ने असुद्दीन ओवैसी को मोहम्मद अली जिन्ना का नया अवतार बताया। उन्होंने कई सभाओं में कहा कि AIMIM के वोटों को देने का मतलब देश के हित के खिलाफ जाना है। करीब 3 महीने पहले यही माना जा रहा था कि TRS आसानी से दोबारा नगर निगम पर अपना परचम फैला लेगी, लेकिन हाल ही में दुबाका विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने सारे समीकरणों को बदल दिया। कार्यकर्ताओं में इससे जोश बढ़ गया और इसी जोश को वोटों और सीट में बदलने के लिए बीजेपी के रणनीतिकारों ने रात दिन एक कर दिया है और मतदान से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी हैदराबाद में चुनाव सभाएं की हैं। तेलंगाना पर पैनी नज़र रखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाला चुनाव इस बार भी TRS की फेवर में होगा और उसको AIMIM की पूरी तरह से मदद मिलेगी। भाजपा जो कोशिश कर रही है वह शायद 4 सीट को आगे मल्टीप्लाई कर पाए। क्या अब ऐसा होगा? साथियों, आपको मेरा ओवैसी पर यह एपिसोड कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे नए से नए अपडेट और वीडियो की जानकारी आपको YouTube से मिलती रहे। नमस्कार।